नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज के बाजार भाव के मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत 9,000 करोड़ रुपए लगाई है। आज हम ग्रीनलैंड की इसी कीमत को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब और खराब हो गए हैं। आज बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप में खेलने से साफ इनकार कर दिया। अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलता तो ICC इसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को खिला सकती है। और भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश में चुनावों से ठीक पहले एक नए चुनावी सर्वे में यह पता चला कि जमाते इस्लामी सबसे लोकप्रिय पार्टी बनकर उभर रही है। यह वही कट्टरपंथी पार्टी है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और यह पार्टी पाकिस्तान की करीबी मानी जाती है और भारत की विरोधी मानी जाती है। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि आज के ज़माने में लोग दर्द भरे गाने क्यों पसंद कर रहे हैं। एक नए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पता चला कि पिछले 20 साल में नाकाम मोहब्बत और दर्द भरे गाने लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? क्या आप भी दर्द भरे गाने ज़्यादा सुनते हैं? अगर आप भी सुनते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जिस ग्रीनलैंड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विवाद इस समय चल रहा है, उसकी कीमत आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी होनी चाहिए। इस समय अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड की कीमत का कैलकुलेशन यानी उसका गणित सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है। पुतिन का जो गणित है वो 2 फॉर्मूलों पर आधारित है। पहला अलास्का फॉर्मूला, इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत करीब 2,250 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। वर्ष 1867 में रशिया ने 64 करोड़ रुपए में अलास्का का पूरा इलाका अमेरिका को बेच दिया था और पुतिन ने उसी ऐतिहासिक डील के आधार पर ग्रीनलैंड की आज की कीमत लगाई है। और दूसरा फॉर्मूला है गोल्ड फॉर्मूला। इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत इस समय करीब 9,000 करोड़ रुपए बैठती है। इस फॉर्मूले में राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 1867 में गोल्ड की कीमत यानी सोने की कीमत और आज की कीमत के आधार पर ग्रीनलैंड का अनुमानित मूल्य निकाला है। पुतिन के हिसाब से अलास्का फॉर्मूला में ग्रीनलैंड की कीमत बहुत कम है, जबकि जो गोल्ड फॉर्मूला उन्होंने निकाला है उसके हिसाब से ग्रीनलैंड की जो आज की कीमत है वो काफी सही बैठती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. तो अगर मान लीजिए ग्रीनलैंड की कीमत आज 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो ये पैसा अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए आज कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली अमाउंट है। हमारे देश में भी आयुष्मान भारत जैसी सिर्फ एक योजना पर 9,400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर हमारे हिसाब से आप देखें तो आज ग्रीनलैंड की जो कीमत है वो लगभग उतनी ही है जितना पैसा हम आयुष्मान भारत योजना पर खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ये 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर भी दिए, डेनमार्क को दे भी दिए, तो उन्हें इसके बदले में क्या मिलता है। अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए एक शानदार लोकेशन मिलती है। ये सिस्टम अमेरिका को अपने दुश्मनों की मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हवाई हमलों से बचाएगा। उदाहरण के लिए रशिया की राजधानी मॉस्को से लॉन्च की गई कोई मिसाइल सिर्फ 26 मिनट में 7,800 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो,
तो सिर्फ 11 मिनटों के अंदर ही इस मिसाइल हमले को या तो रोका जा सकता है या इस मिसाइल को हवा में नष्ट किया जा सकता है। यानी अमेरिका लगभग 15 मिनट पहले किसी भी हमले पर यह एक्शन ले पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स भी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका एक बार फिर खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएगा। इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा और उनकी सॉफ्ट पावर दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वो नक्शा जरूर दिखाना चाहता हूं जिसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नक्शा मैं आपको दिखाता हूं जो अभी हमने मिसाइल से पहले आपको दिखाया था। देखिए, ये अमेरिका रशिया को अपना दुश्मन मानता है और उसे ये डर है कि अगर रशिया ने कभी कोई मिसाइल हमला अमेरिका पर किया तो उसकी मिसाइल 26 मिनट में अमेरिका तक पहुंच जाएगी, मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी तक, और यह मिसाइल ग्रीनलैंड के आसपास से होकर गुजरेगी, ग्रीनलैंड के ऊपर से। और अगर रशिया ने ऐसा हमला किया और उस समय अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ग्रीनलैंड में तैनात है तो फिर अमेरिका इस मिसाइल हमले को बहुत जल्द, सिर्फ 11 मिनट के अंदर, ये जो मिसाइल हमला है इसे अमेरिका न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ये है एक बड़ा कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड चाहते हैं कि वो उनके पास रहे। ये सारे कारण तो हैं ही, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि चमकाने के लिए भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। अब वो नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, वो चाहते थे कि इस हिसाब से भी उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। अब वो उनकी बस निकल गई, वो ट्रेन तो निकल चुकी है, वो फ्लाइट उनकी मिस हो चुकी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस प्रकार के कुछ नए काम करके, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, या फिर अब वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लें। आज स्विट्जरलैंड के डावोस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड पर अब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच एक डील की तैयारी लगभग हो चुकी है और कल रात नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से एक मुलाकात के बाद खुद ट्रंप ने इस डील का ऐलान भी कर दिया। इस डील के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा पाएगा और ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स तक अमेरिका की पहुंच होगी। साथ ही रशिया और चीन को ग्रीनलैंड के करीब यानी उसके आसपास के इलाकों में मजबूत होने से रोका जाएगा। हालांकि मार्क रूटे से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये इलाका उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा के लिए चाहिए। I wonder because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. And in terms of Greenland, you have to go 25 feet down through ice to get it. It's not something that a lot of people are going to do or want to do. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security. He wants security for all of us. I think we're a member of NATO. He wants security for NATO. And beyond. अगर ग्रीनलैंड पर यह डील हो गई तो दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। आज ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। इसी तरह पुतिन भी ये कहते हैं कि उन्हें रशिया की सुरक्षा के लिए यूक्रेन चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भविष्य में कह सकते हैं कि उन्हें चीन की सुरक्षा के लिए ताइवान पर अपना पूरा कब्जा चाहिए। और कल्पना कीजिए कि भविष्य में भारत भी ये कह सकता है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान या सिंध प्रांत को कुछ पैसा देकर खरीदने के लिए तैयार है। शायद दुनिया के ज्यादातर देश अब हो सकता है कि इसी रास्ते पर चलना चाहेंगे। जिस देश को लगेगा कि उनके आसपास का कोई इलाका उनके देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो वो देश उस इलाके को या तो खरीदने की कोशिश करेगा और या फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा अपनी ताकत के आधार पर। और फिर आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे मामलों में किस किस को रोकेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप जो पूरी दुनिया का सरपंच अपने आप को समझते हैं,
वो भी आगे चलकर किस मुंह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये कहेंगे कि आप यूक्रेन के साथ इस युद्ध को रोक दीजिए, या फिर किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी वो कभी ये कह पाएंगे कि उन्हें युद्ध रोक देना चाहिए। अब ट्रंप के इस ग्रीनलैंड प्लान को आप इस तस्वीर से समझिए। दुनिया भर में बड़ी चर्चा हो रही है। दुनिया की एक बड़ी मशहूर मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट। इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर राष्ट्रपति ट्रंप की यह तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें वो बिना शर्ट पहने हुए एक पोलर बेयर पर बैठे हैं, और ये पोलर बेयर ग्रीनलैंड और आर्कटिक इलाके का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब इस इलाके पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, वो इस पोलर बेयर की सवारी करना चाहते हैं। और कल डेवोस में ट्रंप ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्रीनलैंड के स्थानीय लोग हैं उन्हें ट्रंप के किसी भी बयान पर कोई भरोसा नहीं है। Well, like for me, you know, it doesn't feel like everything is over just because a statement like that is out. So I still feel like everything can happen. So it's only up to time. Time will tell what happens. I do think that he still really wants to take Greenland. But again, I try not to think too much about it because it can be so consuming, and like it takes over like your everyday life if you think too much about it. अमेरिका दुनिया में अपना दबदबा या वर्चस्व हासिल करने के लिए एक खास सिद्धांत का इस्तेमाल करता है, और इस सिद्धांत का नाम है ट्रंप मॉडल। तो आज आपको थोड़ा ट्रंप मॉडल भी डीकोड करके दिखाते हैं कि ट्रंप कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका सिद्धांत या उनका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध की धमकी और बड़े बड़े बयान देते हैं ताकि सामने वाला देश अपने आप ही दबाव में आ जाए, इतने बड़े बोल बोलते हैं। फिर यूरोप के देश आपस में एकजुट होकर नियमों और अधिकारों की बात करते हैं और कुछ सांकेतिक कदम उठाते हैं। सीधे ट्रंप से बातचीत की कोशिश होती है, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जब उन्हें मनाया जाता है तो ये उन्हें बड़ा पसंद है। ट्रंप चाहते हैं कि जब भी कोई बात हो तो लोग सीधे उनसे बात करें और उन्हें मनाएं, ये उन्हें बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद कुछ मध्यस्थ नेता या देश बीच का एक रास्ता निकालते हैं और फिर एक डील की तैयारी हो जाती है। और आखिर में बिना किसी युद्ध के ही, एक भी पैसा खर्च किए बिना, एक भी गोली चलाए बिना, मिसाइल चलाए बिना, राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी मनपसंद डील मिल ही जाती है। और दुनिया को यह संदेश जाता है कि नई विश्व व्यवस्था में दबाव और ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है, और जो शक्तिशाली होते हैं उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। और आज सबसे शक्तिशाली नेता हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आज डावोस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि जिस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती है, वो दुनिया बेहद खतरनाक होती है। We must never forget one thing. A world where only power counts is a dangerous place. First for small states, then for the middle powers, and ultimately for the great ones. I do not say this lightly. In the 20th century, my country, Germany, went down this road to its bitter end. It pulled the world into a black abyss. आपको याद होगा, कल डावोस में ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी खुलकर अमेरिका की आलोचना की थी, और उनके इस भाषण की भी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही थी। और इसीलिए हमने आपको कहा था कि डावोस में एक प्रकार से यूरोप के बड़े बड़े देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, और अब ये सारे देश सार्वजनिक मंचों से खुलकर सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब यूरोप के ये देश अमेरिका के सामने इसके बाद नहीं झुकेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यूरोप के जो देश हैं, अब इन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा?
चीन के पास ये जा नहीं सकते, रशिया इनका दुश्मन है, तो अब ये क्या करेंगे? इतने वर्षों से यूरोप के ये देश लगातार अमेरिका की टीम में एक मामूली से सदस्य के रूप में अभी तक चलते आ रहे हैं। अब अमेरिका ने इन्हें एक प्रकार से धोखा दे दिया और अब इनके पास क्या चारा है? ऐसे में ये जो बड़े बड़े देश हैं यूरोप के, ये सब भारत की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए अब डावोस में भारत के बारे में क्या राय बन रही है और भारत कैसे एक नई शक्ति के रूप में डावोस में उभर रहा है, हम इसे डिकोड करेंगे। यूरोपियन यूनियन को ग्रीनलैंड विवाद के बाद यह समझ में आ गया कि दुनिया सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है और अब समय आ गया है कि उन्हें अमेरिका के बाहर भी देखना पड़ेगा। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका पर निर्भरता में उन्हें अब जोखिम दिखाई दे रहा है और वो चाहकर भी रशिया से दोस्ती कर नहीं सकते, चीन के करीब जा नहीं सकते और बहुत सीमित विकल्पों की वजह से अब यूरोप को एनर्जी, अपनी सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर मोर्चे पर भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी की तलाश है। और इसीलिए भारत के पक्ष में डावोस से लगातार बयान आ रहे हैं। पहले ईयू की अध्यक्ष ने कहा कि भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। उन्होंने कहा कि डावोस के बाद मैं भारत जा रही हूं और हम एक बहुत बड़ी डील भारत के साथ साइन करेंगे। और अब ईयू की वाइस प्रेसिडेंट ने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग और ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आईएमएफ की प्रमुख ने भी आईटी सेक्टर में भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रशंसा की है और इन सभी बयानों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अब ईयू के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि एक जरूरत बन चुका है। बहुत सारे बयान हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी कि डावोस जैसी जगह पर और इस समय यूरोप के जो देश हैं ये भारत के बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब भारत इन्हें एक बहुत ही विश्वसनीय पार्टनर के रूप में दिखाई दे रहा है। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership. Areas like maritime security, cybersecurity and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. Long live Europe, more defense than in decades. The mother of all deals might be around the corner with India. The largest trade deal in the world is between the EU and Mercosur. Not surprisingly, we have many emerging market economies with comparative strength. Saudi Arabia would be one of them. Actually, India would be one of them because of the bet on IT that India is making that are in the higher spectrum. ये सारे लोग जो अभी आपने देखा भारत की प्रशंसा कर रहे हैं और ये सब भारत के साथ काम करना चाहते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि यूरोप क्या चाहता है। यूरोप भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहता है। यूरोप भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत के साथ उन्हें सप्लाई चेन बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है और इस बाजार पर यूरोप क्या दुनिया के हर देश की नज़र है। अगर आप भारत और यूरोप को देखें, भारत को इस समय अपने एक्सपोर्ट के लिए नए बाजारों की तलाश है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका धीरे धीरे अपने बाजारों को भारत के सामान के लिए बंद कर रहा है, ज़्यादा टैरिफ लगाकर। भारत इस टैरिफ से तभी बच सकता है जब भारत अमेरिका के अलावा
दुनिया के दूसरे जो बड़े बाजार हैं वहां पर अपना सामान बेचना शुरू कर दे तो फिर हमारी जो डिपेंडेंस है, निर्भरता अमेरिका पर कम हो जाएगी। और इसीलिए भारत लगातार अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। नई नई व्यापार की डील्स हो रही हैं और अब एक बहुत बड़ी डील भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहा है। तो भारत को जो चीज़ बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये है कि भारत दूसरे देशों को ये सब ऑफर कर सकता है, ये तो है ही, लेकिन भारत के पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा बाजार भी है, जिसकी वजह से भारत इन देशों के साथ नेगोशिएट कर सकता है। तो भारत को अपने एक्सपोर्ट के लिए नए नए बाजार चाहिए और यूरोप को और ईयू को एक नए भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है, क्योंकि वो अमेरिका से धोखा खा चुका है। चीन के साथ वो जा नहीं सकता, रशिया उसका दुश्मन है। ऐसे में भारत की तरफ यूरोप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है, व्यापार को लेकर तो एग्रीमेंट हो ही रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की बात आज यूरोप कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया में उभार कर दिखाता है। अब बड़ी संख्या में दुनिया भर के देश भारत के साथ रक्षा समझौते कर रहे हैं और डिफेंस के मामले में अपने संबंध हमसे बढ़ा रहे हैं। ईयू भी भारत के साथ एक रक्षा समझौता करेगा और इसका मतलब है कि ईयू अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे अपनी रक्षा को नहीं छोड़ देना चाहता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए वो एक नए भरोसेमंद पार्टनर को ढूंढ रहा है। इस समय भारत ने यूएई के साथ भी अभी हाल ही में एक नया डिफेंस एग्रीमेंट किया है, डिफेंस पैक्ट किया है। इसके अलावा फ्रांस, रशिया और जापान जैसे देशों के साथ पहले से ही हमारे रक्षा समझौते हैं। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रक्षा के मामले में भी वो दुनिया के बड़े बड़े देशों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन रहा है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के स्टेटस में। डावोस में भारत के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब एक सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया उसकी भी पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को अमेरिका और चीन जैसे शीर्ष देशों के साथ ही रखा जाना चाहिए। हम ग्रुप 2 के सदस्य नहीं हैं, हम ग्रुप 1 के सदस्य हैं। और उनका ये जो जवाब है, इसकी सारे लोगों ने, पूरी दुनिया ने बहुत तारीफ की है। आप भी सुनिए। There are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. डावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर आज से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस की भी शुरुआत हो गई है। वहां अमेरिका सहित 22 देशों ने इस संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इन देशों में बेल्जियम, हंगरी और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 8 इस्लामिक देश शामिल हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संगठन को बनाने का प्रस्ताव कुछ दिन पहले दिया था और इसका सदस्य बनने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की फीस रखी गई है। इस संगठन का लक्ष्य गाजा का पुनर्निर्माण करना है और इस बोर्ड ऑफ पीस के कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक तस्वीर आजकल बड़ी चर्चा में है। इस तस्वीर में शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के कान में कुछ कहते हैं, इसके बाद ट्रंप उनके हाथों पर हल्की थपकी देते हैं और शहबाज शरीफ भले ही इस संगठन में शामिल होकर खुश हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पाकिस्तान खुद ही दूसरे देशों से कर्ज लेता हुआ घूम रहा है, वो इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 9,000 करोड़ रुपए कहां से देगा। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ इसके लिए अब और किसी देश से लोन लेंगे। अब हम उस बांग्लादेश की बात करेंगे जो नया पाकिस्तान बनने की राह पर है। आज क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी और उनसे भारत में खेलने पर अपना पक्ष या अपना फैसला साफ करने के लिए कहा था। और आज ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग के बाद कहा कि वो भारत में वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा।
बांग्लादेश की शिकायत यह है कि भारत ने उनके क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया था, इसलिए अब वो भी भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश ने आखिरी समय पर आईसीसी को एक प्रकार से धोखा दिया है। आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के मुताबिक बांग्लादेश पर यह कदम उठाने के लिए भारी जुर्माना लग सकता है। इससे बांग्लादेश को अपनी रैंकिंग का भी नुकसान होगा। उनकी रैंकिंग के जो अंक हैं वो कट सकते हैं और ये अंक अगले वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने का आधार बनते हैं। आईसीसी की तरफ से 3 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। इसमें पहले नंबर पर वनडे वर्ल्ड कप होता है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है और T20 वर्ल्ड कप भी आईसीसी कराता है। और इसमें इन सभी टूर्नामेंट्स में एंट्री करने के लिए जो रैंकिंग है वो बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है। ऐन वक्त पर पीछे हटने से बांग्लादेश भविष्य में ऐसे टूर्नामेंट्स की मेजबानी करने का अधिकार भी खो सकता है। बांग्लादेश ने आखिरी समय पर T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार किया और आईसीसी को धोखा दिया। आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक प्रकार से आईसीसी अब बांग्लादेश से नाराज भी हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे और इसमें 3 मैच कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में होगा। आपको याद होगा वर्ष 1996 के वर्ल्ड कप में कोलंबो में ब्लास्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था और तब आईसीसी ने इन मैचों में, दोनों ही मैचों में श्रीलंका को विजेता घोषित किया था। इसी तरह वर्ष 2003 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे और केन्या ने एक दूसरे के देशों में खेलने से इनकार कर दिया था और उसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम केन्या में मैच खेलने के लिए तब नहीं गई थी। तो ये जो क्रिकेट का फैसला लिया है बांग्लादेश ने, इसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनमें अब एक नई गिरावट आ गई है और ये दोनों देशों के संबंधों के बीच ये जो नई बात हुई है, बांग्लादेश ने जो इनकार कर दिया है भारत में खेलने से, इससे संबंध और ज्यादा खराब होंगे। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, लेकिन 55 साल बाद इस समय बांग्लादेश में लोग उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और इस पार्टी का नाम है बांग्लादेश जमाते इस्लामी। अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के एक जनमत सर्वे में बांग्लादेश के लोगों ने जमाते इस्लामी को अभी तक अपनी सबसे पसंदीदा पार्टी माना है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में 300 सीटों पर आम चुनाव होने वाले हैं और जमाते इस्लामी ने 179 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के लंदन से बांग्लादेश लौटने के बाद उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब उनका मुकाबला जमाते इस्लामी के गठबंधन से हो रहा है और ये कड़ा मुकाबला होगा। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए ये पार्टी अब चुनाव से बाहर है और इसी का फायदा जमाते इस्लामी को मिल रहा है और उसने चुनाव प्रचार को अब एक धार्मिक रंग दे दिया है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी की छवि एक कट्टरपंथी पार्टी की रही है और इस पार्टी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। उस समय जमात के कई नेताओं पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आज़ादी के समर्थकों की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे और कई नेताओं को सजा भी मिली। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि बाद में ये बैन हटा लिया गया। अपने पाकिस्तान प्रेम और कट्टरपंथ की वजह से ही आज भी बांग्लादेश की बड़ी आबादी इस पार्टी को पसंद नहीं करती। अपनी छवि को सुधारने के लिए जमाते इस्लामी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने का वादा भी कर रही है। जबकि सच ये है कि इस पार्टी ने अभी किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है और अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये वादा कर रही है कि वो बांग्लादेश को इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित एक देश बनाना चाहती है। तो बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और अब जिस तरह की खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं, जिस प्रकार के नेता और पार्टियां वहां पर लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब दोबारा से
ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है, और अगर उस रास्ते पर वो चल रहे हैं तो उनके फैसले भी वैसे ही हो रहे हैं। और उनका एक बड़ा फैसला जो भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने को लेकर है, ये फैसला वाकई में दोनों देशों के रिश्तों को बहुत खराब कर सकता है। आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में हर देश के पासपोर्ट की कितनी ताकत होती है। इसलिए आज आपको ये बताते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी नया जारी हुआ है, उसने दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की है, और ये रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किस देश के नागरिकों को कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए प्रवेश करने की अनुमति है। पासपोर्ट इंडेक्स में पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के 2 देशों की रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के पासपोर्ट की ताकत लगातार घट रही है। वर्ष 2014 में अमेरिका का पासपोर्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था, जबकि आज 37 देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। इसमें मलेशिया और माल्टा जैसे छोटे देश भी शामिल हैं, जिनका पासपोर्ट इस इंडेक्स में अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय यूरोप के ज्यादातर देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। चीन का पासपोर्ट 59वें नंबर पर है, और पिछले 11 वर्षों में चीन की रैंकिंग 35 अंक बेहतर हुई है। वर्ष 2015 में चीन का पासपोर्ट 94 नंबर पर था। अमेरिका की तरह ब्रिटेन की रैंकिंग भी लगातार घट रही है। 2015 में ब्रिटेन की रैंकिंग पहले नंबर पर थी, और अब यह घटकर 7वें नंबर पर आ गई है। इसमें मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जब पहले नंबर पर किसी की रैंकिंग होती है तो पहले नंबर की रैंकिंग पर भी कई देश हो सकते हैं। मान लीजिए अब ब्रिटेन की रैंकिंग 7 है, तो हो सकता है कि 7वें नंबर पर भी 7, 10, 12 देश हो सकते हैं। इसलिए यह मत समझिएगा कि 7वें नंबर पर एक ही देश है। 7वें नंबर पर भी बहुत सारे देश हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, अगर इस समय किसी 10वें नंबर पर उसका पासपोर्ट है अपनी ताकत के हिसाब से, लेकिन 10वें नंबर पर होने के बावजूद भी 37 देश अमेरिका से ऊपर हैं इस मामले में, क्योंकि एक रैंक पर कई देश हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली 3 पासपोर्ट किस देश के हैं, तो ये हैं सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर पहले नंबर पर है। सिंगापुर के लोगों को सबसे ज्यादा 192 देशों में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है और सैन्य ताकत भी बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में इन्हीं तीनों देशों के पासपोर्ट का दुनिया भर में दबदबा रहा है, और यही तीनों देश पिछले कई वर्षों से पहले या दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। अब एक और देश की रैंकिंग देखिए जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रैंकिंग में 50 अंकों का सुधार हुआ है, और आज ये 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में यूएई का पासपोर्ट 55वें नंबर पर था, लेकिन आज ये 5वें नंबर पर है। तो यूएई लगातार लोकप्रिय हो रहा है और इसके पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुबई एक ऐसा शहर बन गया है जहां दुनिया भर से लोग अब काम करने के लिए जाते हैं। 199 देशों की इस रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे नीचे है, जबकि पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, और इन तीनों देशों में दशकों से गृह युद्ध चल रहे हैं। अफगानिस्तान में 1979 से, इराक में 2003 से और सीरिया में 2012 से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। इसके बावजूद दुनिया के देशों को पाकिस्तान के लोगों का अपने यहां आना पसंद नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये बहुत ही कमजोर है। अब जरा भारत की रैंकिंग देखिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 5 अंक बढ़कर 85 से 80 पर आ गई है। आज भारत के लोग वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए 55 देशों में आसानी से जा सकते हैं। यानी आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो 55 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। वर्ष 2006 से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 71 से गिरकर 2015 में 88 तक आ गई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 8 अंकों का सुधार आया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर भारत किसी देश के साथ कोई नया समझौता करता है तो उसमें फ्री वीजा का मुद्दा भी रखा जाता है।
जैसे पिछले हफ्ते भारत ने जर्मनी के साथ ट्रांजिट वीजा का समझौता किया। आर्थिक समझौतों में भी अब भारत हमेशा वीजा की बात करता है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने जब नए आर्थिक समझौते किए तो हमारे देश के बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा को आसान बनाने की शर्त रखी गई। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत अब ये कोशिश करता है कि हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उन्हें दूसरे देशों में अब काम करने के और वहाँ जाने के मौके मिलने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़। जब हम किसी एक देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, चाहे वो नौकरी के मौके हों, चाहे वो व्यवसाय के मौके हों, और अगर छात्र हैं तो दूसरे देशों में पढ़ाई करने के जो मौके हैं वो भी भारत के लोगों को मिलने चाहिए। और धीरे धीरे भारत की सरकार जब इन देशों के साथ नए एग्रीमेंट करती है तो वो कोशिश करती है कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी वही एक्सपोजर मिले और वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो दुनिया के बेहतरीन देशों के लोगों को मिल रही है। अब आपके मूड की बात करते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप हमेशा अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं। जब आप शाम को सुकून के साथ बैठे होते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट अलग होती है, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आपके म्यूजिक की जो प्लेलिस्ट है वो बदल जाती है। सच्चाई ये है कि संगीत किसी भी समाज में बदलाव का सबसे अच्छा बैरोमीटर होता है। आप क्या सोच रहे हैं, वो समाज क्या सोच रहा है, वो देश क्या सोच रहा है, वो इससे भी पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार का संगीत सुनते हैं। बड़ी खबर आज की ये है कि पिछले 20 से 25 वर्षों में दुनिया भर में म्यूजिक का जो मूड है वो बदल रहा है और ऐसा लगता है कि टूटा हुआ दिल सबसे ज्यादा बिकाऊ वस्तु बन गया है। आज के गानों में खुशी कम और गम ज्यादा बिक रहा है। इटली की एक म्यूजिक डेटा कंपनी म्यूजिक्स मैच ने एक रिसर्च की। पिछले 20 सालों में टूटे हुए दिल और चिंता वाले गाने 13% बढ़ गए हैं, ये रिसर्च बताती है। और वर्ष 2020 के बाद होपलेसनेस यानी निराशावादी गाने अब ज्यादा बन भी रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। वर्ष 2025 में पूरी दुनिया का सबसे हिट गाना रहा डाई विद अ स्माइल। ये गाना अमेरिका की मशहूर सिंगर लेडी गागा और ब्रूनो मार्स ने गाया है। और इस गाने का, जिसमें पिछले 25 सालों के बिलबोर्ड टॉप 100 गीतों के बोल यानी लिरिक्स का AI से विश्लेषण किया गया। इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले आए और इससे यह पता चला कि अब इस प्रकार के जो गाने हैं ज्यादा चल रहे हैं। इस गाने का अर्थ है मरते समय भी मुस्कुराते रहिए। इस नई रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 से 25 वर्षों में हिट गानों की आत्मा बदल गई है और आज हर चौथा हिट गाना या तो दुख के बारे में है या मायूसी के बारे में है या भविष्य में होने वाली चिंता के बारे में है। भारत भी संगीत में इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बन चुका है। पहले यहाँ प्यार, खुशी और दोस्ती वाले गाने लोकप्रिय होते थे, लेकिन अब गम और दिल का टूटना हिट गानों का फॉर्मूला बन गया है। वर्ष 2025 में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुने गए टॉप 3 गाने हैं। कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहला है 2 पत्ती फिल्म का गाना रांझन, दूसरा है एक एल्बम का गाना फाइंडिंग हर और तीसरा सैयारा फिल्म का गाना है जिसका शीर्षक है तू पास है। इन तीनों ही गानों में प्रेम में बिछड़ने का दर्द, इंतजार, अधूरी मोहब्बत और टूटे दिल की निराशा है। 38 साल के अरिजीत सिंह को इस समय भारत का सबसे लोकप्रिय सिंगर माना जाता है और उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो गम और दर्द भरे गाने बहुत अच्छे से गाते हैं। IIT मंडी की एक रिसर्च बताती है कि भारत में रोमांटिक और सैड मूड के गानों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक की तरह पूरा भारतीय संगीत असल में उदासी में नहीं डूबा है। यहाँ भक्ति, सूफी और शास्त्रीय रागों में उम्मीद और आध्यात्मिकता आज भी दिखती है। और इस रिसर्च में इस सवाल का जवाब भी ढूंढा गया कि गानों के बदलते बोल और निराशावादी म्यूजिक की असली वजह क्या है। तो इसका जवाब यह है कि आज का युवा भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझन और सोशल मीडिया की वजह से एक अनजाने डर के साए में जी रहा है और वो इन सब के बीच अपने दर्द को गानों में ढूंढता है। यह रिसर्च बताती है कि उदास संगीत सुनने से दिमाग में ऐसे बदलाव आते हैं जो भावनाओं और यादों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। दुख भरा संगीत सिर्फ उदासी नहीं बढ़ाता
बल्कि मन को संभालने और सुकून देने का काम भी करता है। यानी सैड सॉन्ग आपको खुद के करीब लेकर जाते हैं। वैसे दिल का टूटना कोई नई बात नहीं और हर पीढ़ी में दर्द भरे गाने बहुत लोकप्रिय रहे हैं। 1950 से 70 तक का जो दौर था वो मुकेश के दर्द भरे नगमों का था। इसी दौर में मोहम्मद रफ़ी भी अपनी आवाज़ से लगातार दर्द बिखेरते रहे और किशोर कुमार के दर्द भरे गीतों का दौर सबसे लंबा रहा 1950 से 1980 तक। इस दौर में मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के दर्द भरे नगमों के जो कैसेट हैं वो बाज़ारों में बहुत बड़ी संख्या में बिका करते थे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद भारत के गीतों में बड़ा बदलाव आया और आज का दौर ब्रेकअप सॉन्ग्स का दौर है। अब भारत में गाने एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक प्रकार के इमोशनल थेरेपी बन गए हैं। पहले गाने जिंदगी में खुशियां मनाने का एक जरिया होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर गाने जिंदगी के दर्द का प्रतीक बन गए हैं। वैसे एक बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि जब पुराने ज़माने के गाने फिर से सुनने का मन करे तो समझ लीजिए कि आपको जिंदगी समझ में आने लगी है। अब गानों की थेरेपी आपने देख ली, अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ चिंताएं भी हैं जो गानों से दूर नहीं होंगी। भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। साइबर फ्रॉड की समस्या अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि सरकार इसे सिर्फ एक डिजिटल ठगी का अपराध नहीं बल्कि देश के 146 करोड़ लोगों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध मान रही है। और इसे रोकने के लिए सरकार यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स में एक इमरजेंसी बटन लगाने और डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए लोगों के लिए एक डिजिटल फ्रॉड इंश्योरेंस की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस इमरजेंसी बटन को एक नया नाम दिया गया है और वो है किल स्विच। किल स्विच का मतलब है एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म या एक ऐसा स्विच जिससे किसी भी डिवाइस, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया को तुरंत ब्लॉक किया जा सके, बंद किया जा सके। यानी किल स्विच की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने साथ हो रहे डिजिटल फ्रॉड से बच पाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब ये नया सिस्टम बनेगा तो ये काम कैसे करेगा। कल्पना कीजिए कि आपको ये संदेह हुआ कि कोई आपके साथ ऑनलाइन ठगी की कोशिश कर रहा है। आप अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए और अपने यूपीआई या अपने बैंक के ऐप में किल स्विच का बटन दबा दीजिए। बटन दबाते ही आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा लेन देन का सिस्टम, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आपके क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, आपका यूपीआई से संबंधित हो, यह सब कुछ तुरंत लॉक हो जाएगा और आपके सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तुरंत बंद हो जाएंगे। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा और आपका पैसा साइबर ठगों के अकाउंट में जाने से पहले ही रुक जाएगा। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसमें गृह मंत्रालय के अलावा विदेश, वित्त, कानून मंत्रालय के साथ आरबीआई, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस और दूरसंचार विभाग के लोग भी शामिल थे। इस कमेटी में गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया ताकि वो भी अपनी एक्सपर्टीज यहां पर बता सके। इसी कमेटी के सामने डिजिटल फ्रॉड इंश्योरेंस यानी साइबर ठगी होने पर बीमा की सुविधा का प्रस्ताव रखा गया। अब सरकार एक फ्रॉड इंश्योरेंस पूल की व्यवस्था पर विचार कर रही है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर एक फंड बनाएंगी और अगर सिस्टम की गलती से, सरकार की गलती से, बैंक की गलती से किसी को कोई नुकसान हुआ है तो इसी फंड से उस पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। भारत में डिजिटल अरेस्ट की वजह से आम लोगों को होने वाले नुकसान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और तब यह हाई लेवल कमेटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक हमारे देश में वर्ष 2022 से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में करीब 3000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है और सरकार के मुताबिक किल स्विच जैसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में अभी थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जब यह सिस्टम बन जाएगा उसके बाद इस प्रकार की जो आपके साथ ठगी हो रही है ये काफ़ी हद तक रुक जाएंगी। बस बड़ा सवाल ये है कि आपको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी करता है तो आपको उसके बाद कैसे इस इमरजेंसी बटन का प्रयोग करना है।
और अब आपको थोड़ी बच्चों की बात बताते हैं। आप सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर बच्चे अनफिट हैं, उनका वजन लगातार बढ़ रहा है, वो बीमार हैं, तो उस देश का भविष्य भी आगे चलकर बीमार हो जाएगा। बच्चों में मोटापा आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है और मोटापे की सबसे बड़ी वजह है जंक फूड। इसी महीने ब्रिटेन की सरकार ने बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए जंक फूड के विज्ञापनों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब ब्रिटेन में सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ब्रिटेन में 4 से 5 साल का हर 10 में से एक बच्चा ओबेसिटी यानी मोटापे से परेशान है। वहीं 5 साल की उम्र तक के हर 5 में से एक बच्चे के दांत खराब हो चुके हैं। मोटापे की वजह से ब्रिटेन को हर साल करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगने से अब कई बड़े फायदे होने की उम्मीद है। बच्चों के खाने में हर साल करीब 7.2 अरब कैलोरीज की कमी आ सकती है। हर साल ओबेसिटी वाले बच्चों की संख्या करीब 20,000 कम हो सकती है और लंबी अवधि में हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपए की बचत भी होने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और हम चाहेंगे कि भारत में भी अब इस प्रकार के फैसले लेने का समय आ गया है। चाहे बच्चे हों या युवा हों, हमारे देश में भी लोग लगातार अनफिट होते जा रहे हैं। लोगों का वजन बढ़ रहा है और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में भी लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। बाज़ारों में हर चीज़ जो पैकेट में बंद होकर आपको मिल रही है, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो दूसरे अलग अलग प्रकार की चीज़ें हों, चाहे वो पैकेज्ड फ्रूट जूस हों, पैकेज ड्रिंक्स हों, ये सब चीज़ें जो बच्चे और हमारे देश के युवा खा रहे हैं, इससे वज़न बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। और ये सब हमारे देश में लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे ही आप अखबार खोलेंगे, आपको हर अखबार में हर पन्ने पर इस प्रकार के जंक फूड के विज्ञापन मिलेंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापन मिलेंगे, आपको चिप्स के विज्ञापन मिलेंगे, दूसरे खाने पीने की चीज़ों के जंक फूड के विज्ञापन मिलेंगे। टीवी खोलेंगे तो टीवी में भी सबसे ज़्यादा विज्ञापन ऐसे ही खाने के आते हैं जो बच्चों और युवाओं को आकर्षित करता है और उसके बाद ये बच्चे और युवा बाहर जाकर यही खाना खाते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको यही विज्ञापन मिलते हैं। अगर इन विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाएगी, आज हमने अपने देश में धूम्रपान के विज्ञापनों पर रोक लगाई है, हमने अपने देश में मदिरा पान के विज्ञापनों पर रोक लगाई है, शराब बनाने वाली कंपनियों के विज्ञापनों पर हमने रोक लगाई है। तो अगर हमने इन दोनों पर रोक लगा दी है, इन दोनों चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश में हो रहा है वो इसी प्रकार के अनहेल्दी खाने से हमारे देश की पूरी पीढ़ी खराब हो रही है। इसलिए इन विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को इस प्रकार का खाना बेच रही हैं, अब इनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का समय आ गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस कहानी का दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
ब्रेक से पहले हम जंक फूड के बारे में बात कर रहे थे। ब्रिटेन की तरह हमारे देश के बच्चों और युवाओं में बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, शुगर ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंक्स और पैकेज स्नैक्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है और शारीरिक गतिविधि लगातार कम हुई है और मोबाइल फोन को देखने का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि हमारे देश में भी बच्चों में मोटापा बढ़ा है। वर्ष 2024 में हमारे देश में 5 साल से लेकर 19 साल की उम्र के करीब 1,25,00,000 बच्चे मोटापे से परेशान थे, जबकि वर्ष 1990 में यह संख्या सिर्फ 40 लाख थी। वर्ष 2030 तक हमारे देश में ओबेसिटी वाले बच्चों की संख्या बढ़कर करीब 3 करोड़ हो सकती है। इसलिए आज हमारे देश में भी इस समस्या को खत्म करने के लिए सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले साल स्कूलों में शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड लगाने की शुरुआत की गई थी। इसमें बताया गया था कि जंक फूड में कितनी कैलोरीज और कितना फैट है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक या मीठी खाने पीने की चीज़ में कितनी चीनी है और कितना शुगर है। आज बच्चों में मोटापा कम करने के लिए हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जंक फूड वाले विज्ञापनों पर भारत में अब प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत उन विज्ञापनों से होनी चाहिए जो खास तौर पर बच्चों को ही लुभाने के लिए बनाए जाते हैं। स्कूल कैंपस और स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री और उसके प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त नियम हमारे यहाँ बनना चाहिए। और अगले 9 दिन के बाद 1 फरवरी को बजट की घोषणा होने वाली है। हमारा सुझाव ये रहेगा कि इस बजट में बच्चों के मोटापे को दूर करने के लिए सरकार को एक खास योजना लानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मंचों से देश के लोगों को ये कहते जा रहे हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उन्हें अपने आप को फिट बनाना है। वो लगातार देश के लोगों को ये बात कहते हैं कि आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और इस प्रकार के खाने को कम खाइए जो अनहेल्दी खाना होता है। लेकिन ये तो एक सलाह है जो प्रधानमंत्री लगातार देते रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब इस सलाह के कुछ हिस्सों को नियम के रूप में भारत सरकार बाजारों पर लागू करे। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कितनी अजीब बात है कि ना होने का मतलब, कितनी अजीब बात है कि ना होने का मलाल सबको है, लेकिन मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं। नमस्कार। कसूरी मेथी लाजवाब